28.1 परिचय। आपने देखा होगा कि आपके शहर में अब नाइके और रीबॉक जैसे अधिक ब्रांडेड कपड़े हैं, जो पहले भारत में उपलब्ध नहीं थे। बड़े शहरों में फैशन के रुझान दुनिया भर के अन्य प्रमुख शहरों के समान हैं। यहाँ तक कि टीवी कार्यक्रम भी विश्व स्तर पर प्रभावित हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति और इंडियन आइडल, जो अंतर्राष्ट्रीय शो के स्थानीय संस्करण हैं। वैश्विक प्रभाव हर जगह है। उदाहरण के लिए भांगड़ा और योग पश्चिम में लोकप्रिय हैं, जबकि पनीर, पिज्जा और बर्गर अब हमारे आहार का हिस्सा हैं, खासकर बड़े शहरों में और युवाओं के बीच। बड़े निगमों के कार्यालय दुनिया भर में हैं, इसलिए व्यवसाय वैश्विक हो गए हैं और उनकी उत्पादन प्रक्रियाएं भी वैश्विक हो गई हैं। भारत में कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटरों में अमेरिकी लहजा अपनाकर और अमेरिकी घंटों में काम करते हैं। अधिक लोग काम के लिए यात्रा कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बेहतर जीवन के लिए पलायन कर रहे हैं। लोगों के बीच संवाद काफी बढ़ गया है। भारत में एक मां नियमित रूप से अमेरिका में अपने बेटे और बहू से संपर्क कर सकती है और साल का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ भी बिता सकती है। इन परिवर्तनों को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं और यह कहां से आता है, इस बारे में कई बहसें हैं, लेकिन जो परिवर्तन हम देखते हैं वे वास्तविक और महत्वपूर्ण हैं। इस इकाई में हम विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों और विद्वानों द्वारा विभिन्न विश्लेषणों के माध्यम से वैश्वीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण के बारे में कई बहसें हैं और हम उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। हम शब्द और प्रक्रिया को उसकी विशेषताओं के माध्यम से समझेंगे। अंत में हम भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण को देखेंगे। 28.2 वैश्वीकरण के गठन पर विभिन्न विचार। वैश्वीकरण शब्द अब सभी प्रमुख विषयों, भाषाओं, संस्कृतियों और राष्ट्रों की शब्दावली का हिस्सा है। कई सार्वजनिक बहसें और चर्चाएं शिक्षा जगत, राजनीतिक हलकों और नागरिक समाज में इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर केंद्रित हैं। वैश्वीकरण का वास्तव में क्या अर्थ है, इस पर विवाद चल रहा है। समर्थक और आलोचक दोनों ही इसके व्यापक प्रभाव पर जोर देते हैं। इस खंड में हम प्रमुख बहसों पर चर्चा करने से पहले विद्वानों द्वारा उजागर किए गए विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे। आइए इनमें से कुछ चर्चा पहलुओं को अलग करने का प्रयास करें। एक विवादित पहलू यह है कि क्या वैश्वीकरण वर्तमान युग के लिए अद्वितीय है। डेविड गॉर्डन 1988 का कहना है कि हालिया वैश्वीकरण कोई अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक पूंजी संचय प्रक्रियाओं में एक छोटा चरण है। पॉल हर्स्ट और ग्राहम थॉम्पसन 1992 हाल के आर्थिक परिवर्तनों को राज्यों के बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था के बजाय बड़े व्यापार गुटों के गठन के रूप में देखते हैं। अधिकांश पर्यवेक्षक इस बात से सहमत हैं कि वैश्विक संबंध दशकों से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वृद्धि के महत्व पर अभी भी बहस चल रही है। वैश्वीकरण का सबसे आम दृष्टिकोण एक तीव्र आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया है। R.G. हैरिस इसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और विपणन के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीयकरण के रूप में परिभाषित करते हैं। स्ट्रीटन 2001-167 में उद्धृत। थॉमस फ्रीडमैन इसे मुक्त व्यापार समझौतों, इंटरनेट और एकीकृत वित्तीय बाजारों के संयोजन के रूप में देखते हैं, जो एकल, प्रतिस्पर्धी बाजार बनाता है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि वैश्वीकरण उदारीकरण है, एक खुली, सीमाहीन विश्व अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना। इसके साक्ष्य में व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना, विदेशी मुद्रा प्रतिबंध और पूंजी नियंत्रण शामिल हैं। कई विद्वान वैश्वीकरण को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। स्ट्रीटन का कहना है कि वैश्वीकरण व्यापार, वित्त, रोजगार, प्रवासन, प्रौद्योगिकी, संचार, पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था, जीवन जीने के तरीके,
संस्कृतियां और शासन को बदल रहा है। 2001-8 होल्म और सोरेनसन 1995 उपरोक्त में उद्धृत इसे सीमाओं के पार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों की गहनता के रूप में देखते हैं। विश्व बैंक का एक प्रकाशन वैश्वीकरण को दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के बढ़ते एकीकरण के रूप में परिभाषित करता है, जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। विश्व बैंक 2002 संयुक्त राष्ट्र का एक अध्ययन 2002-17 वैश्वीकरण की बहुआयामी प्रकृति पर प्रकाश डालता है, यह देखते हुए कि आर्थिक वैश्वीकरण गैर आर्थिक प्रक्रियाओं के साथ साथ कार्य करता है। एक गैर आर्थिक आयाम में नैतिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं, जिसे मूल्यों का वैश्वीकरण कहा जाता है, जिसमें साझा नैतिक सिद्धांतों, मानवाधिकारों का प्रसार और नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा सुगम वैश्विक नागरिक समाज का गठन शामिल है। कुछ विद्वान वैश्वीकरण को उत्तरौद्योगिक समाज की एक विशेषता के रूप में देखते हैं, जहां संचार प्रौद्योगिकियां प्रमुख हैं। मैनुअल कास्टेल्स उपग्रहों, इंटरनेट और दूरसंचार जैसी प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम नई अंतःक्रियाओं वाले एक नेटवर्क युक्त समाज का वर्णन करते हैं। कास्टेल्स का खंडित दृष्टिकोण वित्तीय वैश्वीकरण, दूरसंचार या मीडिया वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वैश्वीकरण जैसे पहलुओं का अलग-अलग अध्ययन करता है, एक दूसरे पर उनके प्रभावों का विश्लेषण करता है। हालांकि यह दृष्टिकोण सामाजिक संरचनाओं की भूमिका और इन पहलुओं के साथ उनकी बातचीत को नजरअंदाज कर सकता है। कई विद्वान वैश्वीकरण को दुनिया भर में फैले पश्चिमीकरण या आधुनिकता के एक रूप के रूप में देखते हैं, जो पहले से मौजूद संस्कृतियों और स्थानीय आत्मनिर्णय को नष्ट कर रहा है। यह दृष्टिकोण वैश्वीकरण को मैकडॉनल्ड्स, हॉलीवुड और कोका कोला जैसी पश्चिमी संस्कृति के साम्राज्यवाद के रूप में वर्णित करता है। मार्टिन खोर 1995 टिप्पणी करते हैं कि वैश्वीकरण तीसरी दुनिया द्वारा सदियों से अनुभव किए गए उपनिवेशीकरण के समान है। एक अन्य परिप्रेक्ष्य वैश्वीकरण को क्षेत्रीयकरण के रूप में देखता है, जहां सामाजिक स्थान अब क्षेत्रीय स्थानों, दूरियों और सीमाओं से परिभाषित नहीं होता है। यह दृष्टिकोण अधिराज्यीय संबंधों और प्रादेशिकता के अंत पर प्रकाश डालता है, जहां सामाजिक भूगोल पूरी तरह से प्रादेशिक है। आज के वैश्विक कनेक्शन अक्सर क्षेत्रीय सीमाओं को दरकिनार करते हैं और क्षेत्रीय दूरी की परवाह किए बिना संचालित होते हैं, जिससे एक ट्रांसवर्ल्ड स्पेस बनता है। बॉक्स 28.01 मेरा परिवार और अन्य वैश्वीकरणकर्ता। 1992 में मैंने टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक लिखी थी। मुझे यह एहसास नहीं था कि यह मेरे परिवार का इतिहास बन जाएगी। पिछले हफ्ते हमने मेरी बेटी पल्लवी की शादी का जश्न मनाया। एक मेधावी छात्रा, उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से छात्रवृत्ति जीती। लंदन में उनकी मुलाकात स्पेन के एक युवक जूलियो से हुई। उन्होंने बीजिंग, चीन में काम करने का फैसला किया और अपनी शादी के लिए दिल्ली आ गए। मेहमानों में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और चीन के मित्र शामिल थे। मेरा बड़ा बेटा शेखर तो और भी आगे बढ़ गया है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में छात्रवृत्ति प्राप्त की, कोलंबो में पढ़ाया और फिर टोरंटो, कनाडा में अध्ययन किया, जहां उनकी मुलाकात एक जर्मन लड़की फ्रांजिस्का से हुई। वे दोनों वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए काम करते हैं और दुनिया भर में IMF व्यवसाय पर यात्रा करते हैं। शेखर सिएरा लियोन, सेशेल्स, किर्गिस्तान और लाओस में सलाह देते हैं, जबकि फ्रांजिस्का रवांडा, ताजिकिस्तान और रूस में सलाह देते हैं। 2003 के अंत में उनकी शादी हो गई। मेरा छोटा बेटा रुस्तम केवल 15 साल का है। वह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ सकता है, एक नाइजीरियाई लड़की से शादी कर सकता है और पेरू में बस सकता है। पाठक सोच सकते हैं कि मेरे परिवार का जन्म जेट विमान में हुआ था।
लेकिन हमारा पैतृक घर तमिलनाडु के तंजौर जिले का एक गांव कारगुड़ी है। मेरी सबसे पुरानी यादें शौचालय, बहते पानी या उचित सड़कों के बिना एक घर की हैं। मेरे पिता 6 भाई बहन थे, प्रत्येक के कई बच्चे थे। 2 पीढ़ियों के बाद कारगुड़ी परिवार में 200 से अधिक सदस्य हैं, लेकिन केवल 3 ही अब भी गांव में रहते हैं। बाकी भारत और दुनिया भर में फैले हुए हैं, चीन से अरब तक, यूरोप से अमेरिका तक। एक कारगुड़ी हाउस ने 50 अमेरिकी नागरिकों को जन्म दिया है। तो वैश्वीकरण सिर्फ पश्चिमीकरण नहीं है, यह कारगुड़ी के अय्यारीकरण की तरह है। मेरे लिए वैश्वीकरण केवल वस्तुओं और पूंजी या यहाँ तक कि लोगों को स्थानांतरित करने के बारे में नहीं है। यह जॉन लेनन के कोई देश नहीं के दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम है। आप मुझे एक सपने देखने वाला कह सकते हैं, लेकिन मैं केवल अकेला ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप हमसे जुड़ेंगे और दुनिया एक हो जाएगी। स्रोत: स्वामिनोमिक्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 3 अप्रैल 2005। जैसा कि हम देख सकते हैं, वास्तव में वैश्वीकरण क्या है, इस पर कोई सहमत दृष्टिकोण नहीं है। वैश्वीकरण पर साहित्य में कई अलग-अलग और परस्पर विरोधी विचार शामिल हैं। डेविड हार्वे इनमें से कुछ तर्कों को वर्गीकृत करते हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस बारे में सोचें कि आपने अब तक क्या पढ़ा है और हमारे रिफ्लेक्शन एंड एक्शन बॉक्स में सवालों के जवाब देने का प्रयास करें। चिंतन और कार्य 28.01। दिन प्रतिदिन के जीवन के अपने अनुभवों पर विचार करें। कम से कम 10 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आपका जीवन दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होता है। वैश्वीकरण की मेरी परिभाषा पर लगभग 2 पृष्ठों का एक निबंध लिखें। आप अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ अपने निबंध पर चर्चा कर सकते हैं। वैश्वीकरण की मेरी परिभाषा। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और आबादी की बढ़ती परस्पर संबद्धता और परस्पर निर्भरता की विशेषता है, जिसने हमारे जीवन को गहराई से आकार दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं और लोगों की आवाजाही के माध्यम से प्रकट होता है, जिससे अधिक सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। अपने दैनिक जीवन पर विचार करते हुए मैं ऐसे कई तरीकों की पहचान कर सकता हूँ, जिनसे वैश्वीकरण सीधे तौर पर मुझ पर प्रभाव डालता है, जो जटिल वेब का उदाहरण देता है जो व्यक्तियों को विश्व स्तर पर जोड़ता है। वैश्वीकरण के दैनिक प्रभाव। प्रौद्योगिकी और संचार। मेरे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक उत्पाद है, जो दुनिया भर के लोगों के साथ त्वरित संचार सक्षम बनाता है। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और रुझानों से अपडेट रखते हैं। शिक्षा। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से ढेर सारे ऑनलाइन संसाधनों, शोध पत्रों और आभासी व्याख्यानों तक पहुंच पाता हूं। यह पहुंच मेरे शैक्षणिक क्षितिज को स्थानीय या राष्ट्रीय सीमाओं से परे विस्तृत करती है। भोजन। मेरे आहार में इतालवी पास्ता, अमेरिकी फास्ट फूड, चीनी नूडल्स और भारतीय मसाले जैसी चीजें शामिल हैं, जो स्थानीय सुपरमार्केट और रेस्तरां में उपलब्ध पाक परंपराओं के वैश्विक मिश्रण को दर्शाती हैं। फैशन। मेरे द्वारा पहने जाने वाले कपड़े अक्सर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। ज़ारा और H&M जैसे ब्रांड वैश्विक फैशन उद्योग का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देशों में परिधान का उत्पादन करते हैं। मनोरंजन। हॉलीवुड फिल्मों से लेकर कोरियाई नाटकों और ब्रिटिश टीवी शो तक मेरी मनोरंजन पसंद मनोरंजन उद्योग की वैश्विक प्रकृति को प्रदर्शित करती है, जो नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। आर्थिक अवसर।
अपवर्क और फाइवर जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फ्रीलांसिंग के अवसर मुझे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम करने, आय और पेशेवर विकास प्रदान करने की अनुमति देते हैं, जो स्थानीय नौकरी बाजारों से परे है। स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा प्रगति और फार्मास्यूटिकल्स अक्सर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग का परिणाम होते हैं। मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले टीके और दवाएं एक देश में विकसित की जा सकती हैं, दूसरे में उत्पादित की जा सकती हैं और विश्व स्तर पर वितरित की जा सकती हैं। यात्रा, हवाई यात्रा वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो महाद्वीपों में त्वरित और अपेक्षाकृत किफ़ायती आवाजाही को सक्षम बनाता है, जिससे विभिन्न समाजों के सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यक्तिगत अनुभवों में वृद्धि होती है। पर्यावरण जागरूकता, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन मेरे स्थानीय पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते और पर्यावरण अभियान नीतियों और व्यक्तिगत प्रथाओं को प्रभावित करते हैं, स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और घटनाएं राष्ट्रीय नीतियों को आकार देती हैं और परिणामस्वरूप मेरा दैनिक जीवन। मानवाधिकार, व्यापार समझौते और सुरक्षा जैसे विषयों पर वैश्विक चर्चा स्थानीय शासन और सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करती है। वैश्वीकरण की मेरी परिभाषा। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं, समाज और संस्कृतियां व्यापार, संचार, आप्रवासन और परिवहन के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत हो गई है। यह प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में प्रगति, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण और सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही से प्रेरित है। संक्षेप में, वैश्वीकरण स्थानीय और वैश्विक प्रक्रियाओं का अंतर्संबंध है, जिसके परिणामस्वरूप एक साझा विश्व समुदाय का निर्माण होता है। आर्थिक एकीकरण। वैश्वीकरण का सबसे स्पष्ट पहलू आर्थिक एकीकरण है। इसमें उत्पादन प्रक्रियाओं का वैश्विक वितरण शामिल है, जिसमें कंपनियां दक्षता को अधिकतम करने और लागत को कम करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विनिर्माण और सेवाओं की आउटसोर्सिंग करती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों का उदय इस प्रवृत्ति का उदाहरण है, क्योंकि ये संस्थाएं वैश्विक स्तर पर बाजारों को संचालित और प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक विनियमन। वैश्वीकरण सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे विभिन्न परंपराओं, भाषाओं और जीवन शैली के मिश्रण और सराहना की अनुमति मिलती है। यह सांस्कृतिक समामेलन अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों, संगीत, फैशन और कला की व्यापक लोकप्रियता में स्पष्ट है। यह विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच वैश्विक नागरिकता और आपसी समझ की भावना को बढ़ावा देता है। प्रौद्योगिकी प्रगति। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंटरनेट, मोबाइल प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचनाओं और विचारों के तेजी से आदान प्रदान को सक्षम बनाते हैं, जिससे दुनिया एक वैश्विक गांव में सिमट जाती है। ये प्रौद्योगिकियां न केवल संचार बल्कि शिक्षा, वाणिज्य और मनोरंजन की भी सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्तियों और समुदायों को विशाल दूरी तक जोड़ा जाता है। चुनौतियां और आलोचनाएं। इसके अनेक लाभों के बावजूद वैश्वीकरण चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। आर्थिक असमानताएं बढ़ सकती हैं, जिससे विकासशील देशों में असमान धन वितरण और श्रम का शोषण हो सकता है। सांस्कृतिक एकरूपीकरण से स्थानीय परंपराओं और पहचान को खतरा है। इसके अलावा सूचना के तेजी से प्रसार से गलत सूचना और सांस्कृतिक टकराव हो सकता है। निष्कर्ष। मेरे विचार में वैश्वीकरण एक गतिशील और जटिल घटना है जो आर्थिक लेनदेन से परे है। यह मानवीय अनुभवों के अंतर्संबंध को शामिल करता है, समुदाय और सामूहिक जिम्मेदारी की साझा भावना को बढ़ावा देता है। हालांकि यह वृद्धि और विकास के लिए कई अवसर लाता है, लेकिन सभी के लिए समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है।
वैश्वीकरण को अपनाने का अर्थ है हमारी वैश्विक परस्पर निर्भरता को पहचानना और चुनौतियों का समाधान करने और इससे मिलने वाली संभावनाओं का दोहन करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करना। वैश्वीकरण की संकल्पना, 3 प्रवृत्तियां। डेविड हार्वे ने वैश्वीकरण में 3 मुख्य प्रवृत्तियों की पहचान की, जिन पर हम एंथनी गिडेंस के अनुकूलन का उपयोग करके चर्चा करेंगे। संशयवादी, हर्स्ट और थॉम्पसन 1999 और बॉयर और ड्रेचे 1997 जैसे संशयवादियों का तर्क है कि वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। वे 19वीं शताब्दी में आर्थिक परस्पर निर्भरता की ओर इशारा करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि वर्तमान वैश्विक व्यापार केवल तीव्रता में भिन्न है। उनका दावा है कि विश्व अर्थव्यवस्था वास्तव में वैश्विक होने के लिए पर्याप्त रूप से एकीकृत नहीं है। इसके बजाय व्यापार मुख्य रूप से 3 क्षेत्रीय समूहों के भीतर होता है: यूरोप, एशिया प्रशांत और उत्तरी अमेरिका। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के देश ज्यादातर आपस में व्यापार करते हैं, जो संशयवादियों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था के विचार को अमान्य करता है। वे क्षेत्रीयकरण पर जोर देते हैं और तर्क देते हैं कि राष्ट्रीय सरकारें कमजोर नहीं हो रही हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। हाइपरग्लोबलाइजर्स एक विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं। उनका मानना है कि सीमाओं और क्षेत्रों की परवाह किए बिना वैश्वीकरण वास्तविक और प्रभावशाली है। केंची ओहामे, एक प्रमुख हाइपरग्लोबलाइजर, का दावा है कि वैश्वीकरण एक सीमाहीन समाज का निर्माण कर रहा है जहां बाजार की ताकतें राष्ट्रीय सरकारों से आगे निकल जाती हैं। हाइपरग्लोबलाइजर्स का तर्क है कि राष्ट्रीय सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, बड़े निगमों और यूरोपीय संघ, विश्व बैंक और WTO जैसे क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हाथों अपनी शक्ति खो रही हैं। वे इसे वैश्विक युग की शुरुआत के रूप में देखते हैं, जो नवोदारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ वैश्वीकरण के समरूप प्रभावों की वकालत करता है। इसके विपरीत, संशयवादी, अक्सर नवमार्क्सवादी, वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलुओं और इसके संकर सांस्कृतिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परिवर्तनवादी बीच का रास्ता अपनाते हैं, वैश्वीकरण को आधुनिक समाजों में विभिन्न परिवर्तन लाने के रूप में देखते हैं, जबकि पुराने पैटर्न कायम रहते हैं। वे वैश्वीकरण को एक स्रोत के बिना एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जो आंतरिक और बाहरी, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के बीच की सीमाओं को तोड़ती है। परिवर्तन प्रायः विरोधाभासी, विरोधी प्रवृत्तियों वाले होते हैं। केल्नर, एक परिवर्तनवादी, विभिन्न जीवन क्षेत्रों में वैश्वीकरण के परिवर्तनकारी प्रभावों पर जोर देते हैं, जिससे वैश्विक नेटवर्क और संबंध बनते हैं। वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों को देखता है, जिसमें समरूपीकरण और संकरण प्रभाव और पहचानाधारित सुरक्षा का उद्भव शामिल है। वैश्वीकरण और वैचारिक स्थिति। वैश्वीकरण पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, जिससे इसकी प्रकृति, नवीनता और प्रभाव के बारे में बहस होती है। ये दृष्टिकोण विभिन्न वैचारिक स्थिति उत्पन्न करते हैं, जैसे नवमार्क्सवाद, लेनिनवाद, उत्तराधुनिकतावाद और विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये विचारधाराएं पारिस्थितिकी, मानवाधिकार और हाशिए पर रहने वाले समूहों पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर चर्चा करती हैं। मार्टिनेली, 2003, 96 वैश्वीकरण साहित्य को 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: समर्थक और विरोधी। हाइपरग्लोबलाइजर्स बनाम संशयवादी, यहाँ मुख्य अंतर वैश्वीकरण की कथित नवीनता और राष्ट्र राज्यों पर इसके प्रभाव का है। नवोदारवादी बनाम नवमार्क्सवादी और कट्टरपंथी, अंतर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों और क्या यह वास्तव में वैश्विक है या पश्चिमी प्रभुत्व के बीच संतुलन में है। समरूपीकरण बनाम विषमता संकरण, यह वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पहलुओं पर केंद्रित है। वैश्वीकरण की विभिन्न संकल्पनाएं कारणात्मक गतिशीलता, अवधि निर्धारण, प्रक्षेपवक्र, प्रमुख अभिनेता,
सामाजिक प्रभाव और राज्य शक्ति और विश्व शासन के लिए राजनीतिक निहितार्थ जैसे पहलुओं के विश्लेषण में भिन्न है। जांचे गए देशों, सामाजिक समूहों, संस्थानों और सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर विश्लेषण भी भिन्न होते हैं। हाइपरग्लोबलाइजर्स का दृष्टिकोण। हाइपरग्लोबलाइजर्स आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वैश्विक बाजार एकीकरण और अर्थव्यवस्थाओं के अराष्ट्रीयकरण में वृद्धि देखते हैं। उनका मानना है कि वैश्वीकरण देशों के बीच श्रम विभाजन को नया आकार देता है, विजेताओं और हारने वालों के साथ जटिल पदानुक्रम बनाता है। नवोदारवादी वैश्वीकरण को आर्थिक उदारवाद की विजय के रूप में देखते हैं, जो बाजारों को विश्वसनीय मूल्य निर्धारक और सरकारों की तुलना में अधिक प्रभावी के रूप में बढ़ावा देते हैं। उनका दावा है कि वैश्वीकरण आर्थिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, गरीबों को लाभ पहुंचाता है और अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता को कम करता है। कुछ अन्यायपूर्ण परिणामों को स्वीकार करने के बावजूद, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे वैश्विक एकीकरण की नैतिक अनिवार्यता पर जोर देते हैं। आलोचकों, संशयवादियों का दृष्टिकोण। नवमार्क्सवादियों और कट्टरपंथियों सहित संशयवादी वैश्वीकरण को हानिकारक, बढ़ती असमानताओं और कॉरपोरेट प्रभुत्व के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि आर्थिक परस्पर निर्भरता देशों को बाजार परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिससे सामाजिक संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। संशयवादी वैश्वीकरण को अंतर्राष्ट्रीयकरण की निरंतरता के रूप में देखते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सरकारें अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, विशेष रूप से शक्तिशाली पश्चिमी राज्य। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय निगम वास्तव में वैश्विक नहीं है, क्योंकि उनके पास गृह राज्य और क्षेत्रीय आधार हैं। कुछ संशयवादी वैश्वीकरण को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा शुरू की गई आर्थिक व्यवस्था के उपोत्पाद के रूप में देखते हैं और इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद के एक नए चरण के रूप में देखते हैं। आलोचकों का तर्क है कि वैश्वीकरण का वर्तमान चरण अधूरा और असममित है, जिसमें वैश्विक पूंजीवाद अस्थिर है। मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण। मार्क्सवादी और नवमार्क्सवादी वैश्वीकरण को पूंजीवाद का नवीनतम चरण मानते हैं, जिसे वैश्विक पूंजीवाद और तकनीकी पूंजीवाद जैसे शब्दों से जाना जाता है। वे इसे साम्राज्यवाद का तीसरा चरण बताते हैं, जिस पर अमेरिका, यूरोप और जापान का प्रभुत्व था। वालस्टीन का तर्क है कि पूंजीवाद हमेशा वैश्विक रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से वैश्विक नहीं हुआ है। 200 में से केवल 30 देश ही विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र हैं। परिवर्तनवादी दृष्टिकोण वैश्वीकरण पर एक और दृष्टिकोण है। यह वैश्वीकरण के समर्थकों और आलोचकों दोनों से भिन्न है। समाजशास्त्री वैश्वीकरण को सामाजिक वास्तविकता के एक नए स्तर पर प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वैश्विक समाज शब्द इस नई वास्तविकता का वर्णन करता है। एम एल्ब्रो 1990, हडसन 2002 द्वारा उद्धृत का कहना है कि वैश्वीकरण में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो दुनिया भर के लोगों को एक ही समाज में लाती है, जहां मानवता पहली बार एक सामूहिक अभिनेता बन जाती है। इस अवधारणा में ऐसे मूल्य शामिल हैं जो वास्तविक दुनिया की आबादी, पृथ्वी को पर्यावरण और वैश्विक समस्याओं को हल करने में समान रुचि वाले सभी को विश्व नागरिक मानते हैं। इबिड 101। मार्टिनेली 2003-96 का कहना है कि वैश्वीकरण का अर्थ है तेजी से परस्पर जुड़े संबंधों के कारण स्थानिक संगठन में गहरा बदलाव। गतिविधियां और आदान प्रदान अब महाद्वीपों और क्षेत्रों में प्रवाहित हो रहे हैं, जो शक्ति संबंधों और निर्णय लेने को प्रभावित कर रहे हैं। पदानुक्रम और असमानता के नए पैटर्न राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं। केल्नर एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण भी अपनाते हैं, जो विभिन्न जीवन क्षेत्रों और वैश्विक संबंध नेटवर्क में परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह वैश्वीकरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों के साथ समरूपीकरण और संकरण दोनों प्रभावों और पहचान आधारित सुरक्षा के उद्भव के रूप में देखता है।
परिवर्तनकारी वैश्वीकरण पर एक मध्यम स्थिति अपनाते हैं। इसे आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों जैसे कई कारणों से एक जटिल प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वे वैश्विक एकीकरण पर जोर नहीं देते बल्कि व्यक्तियों, समूहों, राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के बीच नए वेब और नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वैश्वीकरण को संप्रभुता, क्षेत्रीयता और राज्य शक्ति के बीच संबंधों में बदलाव के रूप में देखा जाता है, जिससे राष्ट्र-राज्य का पुनर्गठन होता है। यह पुरानी असमानताओं को मजबूत करता है लेकिन वैश्विक स्तर पर नए सामाजिक पदानुक्रम भी बनाता है, व्यक्तियों और समूहों के लिए सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करता है। मार्टिनेली 2003 9899। यह माना जाता है कि वैश्विक निगम जीवन शैली और उपभोग को एकरूप बनाते हैं, लेकिन सांस्कृतिक संकरण और मजबूत पहचान सुरक्षा भी बढ़ रही है। मार्टिनेली 2003 का तर्क है कि वैश्वीकरण सक्रिय राज्य की भागीदारी की मांग करता है, न कि न्यूनतम सरकार की, जिससे विकासात्मक या उत्प्रेरक राज्य का विचार सामने आता है। उभरते वैश्विक शासन में राष्ट्र-राज्य महत्वपूर्ण हैं, जो सार्वभौमिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के आधार पर लोकतांत्रिक वैश्विक शासन की आवश्यकता का सुझाव देता है। वही वैश्वीकरण एक विवादास्पद अवधारणा है। कुछ लोग इसे दुनिया भर में एकीकरण और परस्पर निर्भरता की वास्तविक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक मिथक या एक मानक नुस्खे के रूप में देखते हैं। नवोदारवादी विचारों के प्रबल समर्थक बाजार आधारित विकास पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि यह लंबे समय में सबसे अधिक फायदेमंद होगा। दूसरी ओर, मार्क्सवादी विचारों वाले आलोचक इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद के एक नए चरण के रूप में देखते हैं, जो कमजोर देशों को नुकसान पहुंचाता है। परिवर्तनवादी एक मध्य स्थिति रखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान और वैश्विक मूल्यों से उभरने वाले नए वैश्विक समाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखते हैं और लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और एक सक्रिय राज्य की वकालत करते हैं। ये दृष्टिकोण भारत सहित किसी भी देश पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण ने संस्कृति, अर्थव्यवस्था और मानवीय रिश्तों में बुनियादी विरोधाभासों का समाधान नहीं किया है और हो सकता है कि इसने सामाजिक संघर्षों में योगदान दिया हो। मार्क्सवादी लेनिनवादी आलोचना वैश्वीकरण को साम्राज्यवादी प्रवृत्ति वाले महानगरीय पूंजीवाद के रूप में देखती है, जिससे अफ्रीका में खाद्य संकट और बढ़ते कट्टरवाद और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे सामने आते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच सामाजिक संकट और सांस्कृतिक संघर्ष इस आलोचना का समर्थन करते हैं। वैश्वीकरण का बाजार वर्चस्व पर ध्यान, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ अनुकूलन, चल रही बेरोजगारी, पूंजीवाद-अनुकूल श्रम कानून और समृद्ध पूंजीवादी देशों के संस्थानों द्वारा नियंत्रण इन मुद्दों को उजागर करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2002 इस चिंता को प्रतिध्वनित करती है, जिसमें WTO, विश्व बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थानों में सुधारों का आह्वान किया गया है ताकि उन्हें अधिक जवाबदेह और प्रतिनिधि बनाया जा सके। विश्व बैंक और IMF में लगभग आधी वोटिंग शक्ति 7 देशों के पास है। हालांकि WTO में सभी देशों का वोट होता है, लेकिन फैसले कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान और अमेरिका से प्रभावित होते हैं। 2000 में 15 अफ्रीकी देशों का WTO में एक भी व्यापार प्रतिनिधि नहीं था। द हिंदू 25 जुलाई 2002। यह राजनीतिक वर्चस्व इस बात पर भिन्न भिन्न विचारों को जन्म देता है कि क्या वैश्वीकरण से आर्थिक और सामाजिक असमानताएं घटती हैं या बढ़ती हैं। वैश्वीकरण की मार्क्सवादी लेनिनवादी आलोचना ऐतिहासिक ताकतों, राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रणालियों और सामाजिक संरचना पर केंद्रित है। उत्तराधुनिकतावादी आलोचना सांस्कृतिक है, प्रणालियों या संरचनाओं को अस्वीकार करती है और सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को लगातार बदलती हुई देखती है।
यह बाजार अर्थव्यवस्था और संरचना, प्रणाली और परिवर्तन जैसी सामाजिक विज्ञान श्रेणियों में अंतर्निहित तर्कसंगता को चुनौती देता है। उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाएं कई सूक्ष्म व्यवस्थाओं पर आधारित हैं, न कि भव्य सिद्धांतों या एकरेखीय इतिहास पर। यह घटनाओं और प्रक्रियाओं को अस्थायी उत्तराधिकार के बजाय सहघटना के रूप में देखता है, उनके कारणों को बताए बिना विविध पहचानों को पहचानता है। वैश्वीकरण के बारे में एक और विचारधारा गैर सरकारी संगठनों से आती है। ये एनजीओ विभिन्न हित समूहों और सक्रियता रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मानव अधिकारों, पारिस्थितिकी, सतत विकास और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अक्सर विभिन्न कारणों से वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, कभी-कभी मार्क्सवादी, उत्तराधुनिकतावादी, पारिस्थितिक और मानवाधिकार प्रभावों के प्रति उदार होते हैं। निष्कर्षतः, वैश्वीकरण एक जटिल और विवादास्पद प्रक्रिया है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं और यह कैसे प्रकट होती है, इस पर गौर करना होगा। अगला भाग सामान्य रूप से और भारतीय समाज के संदर्भ में वैश्वीकरण की विशेषताओं की जांच करेगा। 28.4 वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण एक जटिल घटना है जो कई सामाजिक पहलुओं को प्रभावित करती है। हालांकि वैश्वीकरण में विश्व वित्तीय बाजार, उत्पादन, व्यापार और दूरसंचार जैसी बड़ी प्रणालियां शामिल हैं, लेकिन इसका प्रभाव निजी क्षेत्र में भी दृढ़ता से महसूस किया जाता है। गिडेंस 2001-61। आइए वैश्वीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताओं और रोजमर्रा की जिंदगी पर उनके प्रभाव को समझें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी उपग्रहों, इंटरनेट, टेलीफोन, कंप्यूटर नेटवर्किंग और टेलीविजन के उपयोग ने वैश्विक संचार में क्रांति ला दी है। पारंपरिक केबल 100 से भी कम आवाजें ले जा सकती थी, लेकिन 1997 तक एक ट्रांसोसेनिक केबल लगभग 600,000 आवाज पथ ले जा सकती थी। वैश्विक सूचना हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने वाले 200 संचार उपग्रह हैं। इंटरनेट सबसे तेजी से बढ़ने वाला संचार उपकरण, जिसके 1998 में दुनिया भर में 140 मिलियन उपयोगकर्ता थे, 2001 तक 700 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। यह प्रसार भारतीय शहरों और कस्बों में साइबर कैफे और कंप्यूटर के उदय से स्पष्ट है। आईसीटी वैश्विक व्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति है, जो मानव अस्तित्व के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। आईसीटी ने समय अंतरिक्ष संपीड़न लाया है। आप हजारों मील दूर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन चैट कर सकते हैं और पास के पड़ोसी की तुलना में उनके अधिक करीब महसूस कर सकते हैं। आप दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली अमेरिकी कंपनी के लिए भारत में काम कर सकते हैं। भारत में आईटी उद्योग 1980 के दशक के बाद से काफी बढ़ गया है, खासकर 1999 की दूरसंचार नीति में निजी खिलाड़ियों को शामिल करने के बाद। कम अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग दरों और बड़े निगमों द्वारा आउटसोर्सिंग ने भारत को एक प्रमुख बीपीओ केंद्र बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कॉल सेंटर और डेटा प्रोसेसिंग सेंटर बने हैं। आउटसोर्सिंग लागत बचाने के लिए कंपनियां आईटी से संबंधित कार्यों को अक्सर दूसरे देशों की बाहरी एजेंसियों या कंपनियों को सौंप देती हैं। इस प्रक्रिया से भारत जैसे देशों में महत्वपूर्ण रोजगार सृजन हुआ है, जहां श्रम लागत कम है। दुनिया अधिक जुड़ी हुई है। वैश्विक घटनाओं और मुद्दों को टीवी के माध्यम से लिविंग रूम में प्रसारित किया जाता है। लोग वैश्विक दर्शकों और समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। एंथोनी गिडेंस 2001 कहते हैं कि इस वैश्विक दृष्टिकोण के 2 आयाम हैं। लोग तेजी से राष्ट्रीय सीमाओं से परे सामाजिक जिम्मेदारी देखते हैं, जैसा कि सुनामी जैसी आपदाओं के प्रति वैश्विक प्रतिक्रियाओं से पता चलता है। लोग मानवाधिकार, पारिस्थितिकी और राजनीतिक मुद्दों पर वैश्विक अभियानों में भी भाग लेते हैं। दूसरे,
लोग सीमाओं के पार संचार नेटवर्क के माध्यम से पहचान बनाते हैं, जिससे वैश्विक समुदायों के बीच अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनती है। व्यापार और वित्त का वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने देशों के बीच व्यापार प्रवाह में वृद्धि की है, राष्ट्रीय बाधाओं को तोड़ दिया है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और डब्ल्यूटीओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों को बढ़ावा दिया है। भारत के लिए उदारीकरण में आयात शुल्क में ढील देना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी भूमिकाओं को कम करना शामिल था। विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा संचालित इन परिवर्तनों में कृषि सब्सिडी में कटौती, राजकोषीय घाटे को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सुविधा शामिल है। इन उपायों से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। एफडीआई और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एफडीआई में सीमाओं के पार पूंजी की आवाजाही, अर्जित संपत्तियों पर नियंत्रण प्रदान करना शामिल है। एफडीआई वाली फर्मों को बहुराष्ट्रीय उद्यम या निगम (एमएनसी) कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने मूल देश के बाहर उत्पादन सुविधाओं के साथ कई देशों में काम करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगभग 5,000 ऐसी कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर निवेश किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लक्ष्य लाभ कमाना है, लेकिन वे रोजगार भी पैदा कर सकती हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर सकती हैं, मानकों में सुधार कर सकती हैं और मेजबान देशों में करों का भुगतान भी कर सकती हैं। हालांकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, मुनाफा वापस ले सकते हैं, छोटे उद्यमों को बाहर निकाल सकते हैं और छोटे व्यवसाय की आजीविका को खतरा पहुंचा सकते हैं। ये चिंताएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के परिचालन को संदिग्ध बनाती हैं। संक्षेप में, वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो समाज के कई पहलुओं को प्रभावित करती है। इसकी विशेषताओं को समझने से हमें अपने रोजमर्रा के जीवन पर इसके प्रभाव को समझने में मदद मिल सकती है, खासकर भारतीय समाज के संदर्भ में। वैश्वीकृत दुनिया में बढ़ते व्यापार प्रवाह का एक अन्य पहलू विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे व्यापार नियामक निकायों की बढ़ती भूमिका है। आइए नीचे दिए गए बॉक्स में डब्ल्यूटीओ की भूमिका और तीसरी दुनिया के लिए इसके निहितार्थों की जांच करें। बॉक्स 28.4 डब्ल्यूटीओ और तीसरी दुनिया। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) को बदलने के लिए की गई थी, जो मुक्त व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से युद्ध के बाद की व्यापार संधियों की एक श्रृंखला थी। गट सिद्धांतों और समझौतों को डब्ल्यूटीओ द्वारा अपनाया गया था, जो अब उनका प्रशासन और विस्तार करता है। गट के विपरीत, डब्ल्यूटीओ के पास एक पर्याप्त संस्थागत संरचना है। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देना, सरकारों को विवादों के बजाय परामर्श, बातचीत और समझौते के माध्यम से व्यापार समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। डब्ल्यूटीओ के कई निर्णय, जैसे समझौतों को अपनाना और उनमें संशोधन, सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं कि सर्वसम्मति हो। इसका मतलब यह है कि किसी भी सदस्य को कोई निर्णय इतना अस्वीकार्य नहीं लगता कि उन्हें अपनी आपत्ति पर जोर देना पड़े। वोटिंग का उपयोग केवल फॉलबैक तंत्र के रूप में या विशेष मामलों में किया जाता है। रिचर्ड स्टाइनबर्ग 2002 का तर्क है कि यद्यपि डब्ल्यूटीओ का सर्वसम्मति शासन मॉडल कानून आधारित प्रारंभिक सौदेबाजी प्रदान करता है, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में शक्ति आधारित सौदेबाजी के माध्यम से व्यापार दौर बंद हो जाता है, जिससे पेरेटो में सुधार नहीं हो सकता है। सिएटल 1999, कैंकुन 2003 और दोहा 2004 में मंत्रिस्तरीय बैठकों में आम सहमति की सबसे उल्लेखनीय विफलता कुछ विकासशील देशों द्वारा प्रस्तावित समझौतों से इनकार करने के कारण थी। डब्ल्यूटीओ का घोषित उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना,
आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और जीवन को अधिक समृद्ध बनाना है। हालांकि यदि विकास बहुत तेजी से या असमान रूप से आगे बढ़ता है, तो यह संरचनात्मक बेरोजगारी और गरीबी को बदतर बना सकता है। डब्ल्यूटीओ आर्थिक वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को भी बढ़ावा देता है, जिसे कुछ वैश्वीकरण विरोधी कार्यकर्ता समस्याग्रस्त मानते हैं। डब्ल्यूटीओ संधियों पर बहुराष्ट्रीय निगमों और धनी देशों के प्रति आंशिक और अनुचित पूर्वाग्रह का आरोप लगाया गया है, जबकि डब्ल्यूटीओ राष्ट्रों को बोलने के लिए समान अवसर प्रदान करता है, सरकारों को पैरवी से बचाता है और सुशासन को प्रोत्साहित करता है। छोटे देश बहुत कम प्रभाव डालते हैं। डब्ल्यूटीओ की अक्सर शक्तिशाली लॉबी का एक उपकरण होने के रूप में आलोचना की जाती है। सदस्यता स्वैच्छिक है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसमें शामिल न होने से देश पर वास्तविक प्रतिबंध लग जाता है, जिससे परिवर्तन और प्रयोग को हतोत्साहित करने वाले जबरन आर्थिक नियमों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का निर्माण होता है। विकासशील देशों की मदद करने के डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य के बावजूद, प्रभावशाली राज्य अपने स्वयं के वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अक्सर विकासशील देशों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मुद्दे विश्व व्यापार संगठन के लिए प्राथमिक चिंताएं नहीं हैं। प्रवासन, बहुसंस्कृतिवाद और जातीय पहचान। लोग हमेशा विभिन्न कारणों से प्रवास करते रहे हैं, आर्थिक अवसर, उत्पीड़न से बचना या व्यक्तिगत कारण। वैश्विक युग में मुख्यतः आर्थिक कारणों से प्रवासन काफी बढ़ गया है। किसी ऐसे व्यक्ति को जानना आम बात है जो बेहतर जीवन के लिए आगे बढ़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश आप्रवासन को प्रोत्साहित करते हैं। बड़ी भारतीय आबादी वाले देशों में आप्रवासन नीतियां सीधे तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति और प्रवासी आबादी से जुड़े लोगों को प्रभावित करती हैं। हाल ही में खाड़ी में भारतीय कामगारों का निर्वासन या H-1B वीजा भारतीय टेक्नोक्रेट द्वारा उपयोग किया जाता है को कम करने पर चिंता इसके उदाहरण हैं। वैश्वीकरण के युग में आप्रवासन पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। उदारवादी, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय निगम MNC, उदार आव्रजन कानूनों की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि यह वैश्विक समृद्धि और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। संरक्षणवादियों का मानना है कि निगम लाभ के लिए सस्ते श्रम का शोषण करते हैं। ज़ेनोफोब विदेशियों से डरते हैं और उदार आप्रवासन नीतियों का विरोध करते हैं। फ्रांस में नवंबर 2005 के दंगों ने कुछ लोगों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया है कि हालांकि उचित आप्रवासन संख्या का स्वागत है, बड़ी संख्या में आप्रवासियों के कारण बंद जातीय पड़ोस बन सकते हैं, जिससे सामाजिक टकराव और एकांतवास हो सकता है। अधिकांश यूरोपीय देशों ने अभी तक आप्रवासन को सीमित नहीं किया है और आप्रवासियों, कानूनी और अवैध, की संख्या जनसंख्या के 7% से 20% के बीच है। http://wikpedia.wika/immagration। दुनिया भर में, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोगों के बड़े पैमाने पर आंदोलन ने मेजबान समाजों की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। इन देशों में आप्रवासन अक्सर विवादास्पद होता है क्योंकि इस डर से कि सस्ता विदेशी श्रम स्थानीय लोगों की जगह ले रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। एक सांस्कृतिक भय भी है, विशेष रूप से समरूप पुरानी दुनिया यूरोपीय देशों में, जहां नागरिकता परंपरागत रूप से गहरी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ी हुई थी। पश्चिमी यूरोपीय देश, जापान और अन्य लोग अपनी राष्ट्रीय संस्कृति पर ग्रहण लगने को लेकर चिंतित हैं, खासकर तब जब अप्रवासी बहुसंख्यकों से नस्ल या धर्म में भिन्न हों। इन आशंकाओं के बावजूद कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने बहुसांस्कृतिक नीतियों को अपनाने की कोशिश की है। बॉक्स 28.5 बहुसंस्कृतिवाद।
मोटे तौर पर बहुसंस्कृतिवाद कई अलग अलग सांस्कृतिक समूहों वाले समाजों, विशेषकर राष्ट्रों, का वर्णन करता है, जो आमतौर पर आप्रवासन के कारण होते हैं। इससे राष्ट्रीय पहचान के बारे में चिंता हो सकती है, लेकिन साहित्य, कला और दर्शन में प्रमुख उपलब्धियों से लेकर संगीत, पोशाक और भोजन में विविधता तक लाभदायक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो सकता है। छोटे पैमाने पर यह विशिष्ट शहर जिलों को संदर्भित करता है जहां विभिन्न संस्कृतियां सहअस्तित्व में हैं। अप्रवासियों से निपटने पर सरकार की नीतियां अलग अलग हैं। मोनोकल्चरलिज्म आप्रवासियों से सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को जोड़ते हुए राष्ट्रीय संस्कृति के साथ आत्मसात होने की उम्मीद की जाती है। कई यूरोपीय देशों ने एक बार इसका पालन किया था, लेकिन हाल के दशकों में नस्लीय, जातीय और सांस्कृतिक रूप से भिन्न कई आप्रवासियों की उपस्थिति के कारण बदलाव देखा गया है। मेल्टिंग पॉट अमेरिका परंपरागत रूप से खुद को मेल्टिंग पॉट के रूप में देखता है, जहां आप्रवासी संस्कृतियां राज्य के हस्तक्षेप के बिना मिश्रित और एकीकृत होती हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों की भाषा नीतियां अलग अलग हैं। बहुसंस्कृतिवाद यह दृष्टिकोण या नीति एक राष्ट्र के भीतर शांतिपूर्वक बातचीत करते हुए विशिष्ट संस्कृतियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके आधिकारिक तौर पर इस नीति को अपनाते हैं, अलग अलग जातीय समूहों के सांस्कृतिक मोज़ेक को संरक्षित करते हुए, पिघलने वाले बर्तन के विपरीत। कोई भी देश पूरी तरह से एक श्रेणी में फिट नहीं बैठता। उदाहरण के लिए, फ्रांस अपनी संस्कृति को नए अप्रवासी समूहों के अनुरूप ढालता है, जबकि कनाडा आत्मसात करने को प्रोत्साहित करता है। डाइने रेविट जैसे कुछ लोग मेल्टिंग पॉट और कनाडा के सांस्कृतिक मोज़ेक दोनों को बहुलवादी और विशिष्ट बहुसंस्कृतिवाद के रूप में वर्णित करते हैं। बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद प्रत्येक संस्कृति को समग्र रूप से अद्वितीय पहलुओं में योगदान देने वाले के रूप में देखता है, जबकि विशिष्ट बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक भेदों को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यूरोपीय देशों में आप्रवासन में हालिया वृद्धि के कारण राजनीतिक दलों ने आप्रवासन को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अपनी सांस्कृतिक जड़ों और मूल देशों से पहचान रखने वाले प्रवासी भारतीयों का प्रसार हुआ है। वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों और पहचान को सुरक्षित रखते हैं, जिससे कई जातीय पहचान प्रयासों को बढ़ावा मिलता है। वैश्विक कनेक्टिविटी बिखरे हुए समुदायों को एक साथ आना आसान बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस जातीय चेतना को बढ़ावा देते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या तेलुगु या बंगाली जैसी उपराष्ट्रीय पहचान हो। प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिवर्तन समाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। हम वैश्वीकरण की एक और विवादित विशेषता सांस्कृतिक वैश्वीकरण का पता लगाएंगे। संस्कृति का समरूपीकरण और संकरण। वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रौद्योगिकी, धन, लोगों और संस्कृति का प्रवाह है, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी और मीडिया द्वारा मध्यस्थ है। बॉलीवुड यूके में फैशन को प्रभावित करता है, जबकि एमटीवी और अमेरिकी कार्यक्रम दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या दुनिया पश्चिमी, विशेषकर अमेरिकी प्रभाव से एकरूप होती जा रही है। मैकडॉनल्डाइजेशन और कोका उपनिवेशीकरण जैसे शब्द वैश्विक संस्कृतियों और बाजारों को प्रभावित करने वाले अमेरिकी निगमों के प्रभुत्व की ओर इशारा करते हैं। ग्रिफिन 2004 इस तर्क पर ध्यान देते हैं कि वैश्वीकरण में मजबूत समरूप प्रभाव हैं, जो संभावित रूप से अमेरिकी आधिपत्य के तहत एक विश्व संस्कृति की ओर ले जाते हैं। हालांकि उनका मानना है कि एक एकल विश्व संस्कृति की संभावना नहीं है। इसके बजाय वैश्वीकरण नए क्रम परिवर्तन, संयोजन, विकल्प और संस्कृतियों को जन्म देगा। उनका मानना है कि वैश्विक नागरिकता के विचार को मौजूदा स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वफादारियों को खतरे में डाले बिना समर्थन मिलेगा। अप्पादुरई 1997 का यह भी तर्क है कि वैश्वीकरण समरूपीकरण नहीं है।
वह इसे एक ऐतिहासिक, असमान और स्थानीयकरण प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जो अक्सर स्थानीय प्रथाओं में वैश्विक रूपों के वर्चस्व की ओर ले जाती है। भारत में वैश्विक रूप इतिहास और वंशावली से प्रभावित होकर स्थानीय रूप धारण कर लेते हैं। उन्होंने वैश्विक और आधुनिक की नई समझ पैदा करने में प्रवासी घटना और इलेक्ट्रॉनिक मध्यस्थता और बड़े पैमाने पर प्रवासन की भूमिका पर भी ध्यान दिया। सिंह 2002 मानते हैं कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर दबाव डालता है, जिससे संभावित रूप से जीवन शैली, पोशाक और भोजन में समरूपीकरण में तेजी आती है। हालांकि उनका दावा है कि भारत की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रणाली बहुलवाद और विविधता पर आधारित है, जो अनुकूली रणनीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के प्रभावों को फिल्टर करने के लिए सांस्कृतिक लचीलापन प्रदान करती है। आत्मचेतना और पहचान की बढ़ी हुई भावना भी है। वैश्वीकरण के तत्व जो मूल सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा नहीं देते हैं, उनका विरोध किया जाता है। इस प्रकार वैश्वीकरण में समरूपीकरण और पहचान बढ़ाने वाले दोनों पहलू हैं। भारतीय प्रवासियों में सांस्कृतिक संलयन है और भारत में लोकप्रिय संस्कृति पारंपरिक और वैश्विक रूपों का संलयन दिखाती है, जो स्वदेशी पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। यह संलयन संस्कृति को सामुदायिक जीवन से अलग कर उसे एक वस्तु में बदल देता है। हालांकि यह पूरी तरह से वैश्वीकरण के कारण नहीं है, बल्कि आधुनिकीकरण में निहित है, जिसका हम जश्न मनाते हैं। गुप्ता 2000 भारत में वेस्टोक्सिकेशन की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। वैश्विक नागरिक समाज और राष्ट्र राज्य। नागरिक समाज को राज्य से अलग एक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जिसके अपने स्वरूप और सिद्धांत होते हैं। नागरिक समाज की संस्थाओं में चर्च, शिक्षा, ट्रेड यूनियन और राज्य से स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले अन्य संगठन शामिल हैं। नागरिक समाज मानवाधिकार, पशु अधिकार, पर्यावरणवाद, व्यापार संघवाद और शांति आंदोलनों जैसे सामाजिक और राजनीतिक विरोध आंदोलनों का क्षेत्र रहा है। वैश्विक अंतर्संबंध ने नागरिक समाज की पहल को स्थानीय सीमाओं से परे बढ़ाया है, जिससे वैश्विक स्थान का निर्माण हुआ है। ये स्थान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के नेटवर्क द्वारा चित्रित किए गए हैं, जिन पर राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक साथ जुड़ने वाले जागरूक अभिनेताओं का कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार नेटवर्किंग करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। उदाहरण के लिए 1909 में 176 निजी अंतर्राष्ट्रीय संघ थे। 1951 तक वे बढ़कर 832 हो गए और 1985 तक कम से कम 4615 हो गए। ये संगठन विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय हितों के बाहर एक वैश्विक क्षेत्र बनाते हैं, जहां सामान्य मूल्यों, लक्ष्यों, चिंताओं और विचारधाराओं पर चर्चा की जाती है और उन पर कार्रवाई की जाती है। FOI, ग्रीन पीस, ऑक्सफैम और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे बड़े और बेहतर संगठित INGO का राष्ट्रीय सरकारों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे राष्ट्र राज्य की स्वायत्तता प्रभावित होती है। अपनी सीमाओं से परे अभियान चलाकर INGO सदस्य अपनी सरकारों को दरकिनार कर सकते हैं और सीधे वैश्विक राजनीति में कार्य कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक भागीदारी के लिए नए क्षेत्र खुल सकते हैं। यह एकमात्र बाहरी प्रतिनिधि के रूप में सरकारों की पारंपरिक भूमिका और वैधता के उनके दावों को कमजोर करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस जैसे वैश्विक कलाकार मानवाधिकारों और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उदाहरण के लिए FOI वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट को भारत में GM परीक्षणों पर रोक हटाने से रोकने के लिए सरकार की पैरवी कर रहा है। बॉक्स 28.6 गैर सरकारी संगठनों और वैश्विक नागरिक समाज नेटवर्क के विकास का मतलब है कि राज्यों का अब अपने नागरिकों की चिंताओं पर विशेष नियंत्रण नहीं है। परस्पर जुड़े संस्थानों और संगठनों के ये नेटवर्क राष्ट्रीय सीमाओं से परे बाजारों को विनियमित और समन्वित करना चाहते हैं
और राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मूल्यों का सम्मान करने की मांग करते हैं। हालांकि एनजीओ राज्यों से भिन्न हैं, क्योंकि उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। वे राज्य के निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन बाध्यकारी निर्णय नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए, हालांकि एफओआई सरकार की पैरवी करता है, लेकिन उसके पास यह निर्णय लेने की शक्ति नहीं है कि रोक हटाई जानी चाहिए या नहीं। कुछ वैश्विक नागरिक समाज संगठन राष्ट्रीय सीमाओं के पार के मुद्दों को संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, विश्व सामाजिक मंच WSF एक प्रतिवैश्वीकरण आंदोलन के रूप में उभरा, जो नवोदारवादी आर्थिक नीतियों के लिए वैकल्पिक वैश्विक मॉडल की वकालत कर रहा था। यह सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के विविध समूहों को एक साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नागरिक समाज आवश्यक है। यह हाशिए की आवाज़ों को एक मंच प्रदान करता है और राष्ट्रीय राजनीति की सीमाओं से परे सामाजिक परिवर्तन की वकालत करता है। वैश्विक नागरिक समाज का विकास दुनिया की बढ़ती परस्पर संबद्धता और वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है। वैश्विक एजेंडे को बदलने में मदद करने वाले अपनी सीमाओं से परे अभियान चलाकर अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों INGO के सदस्य अपनी सरकारों को दरकिनार कर सकते हैं और सीधे वैश्विक राजनीति में शामिल हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक भागीदारी के लिए नए क्षेत्र खुल सकते हैं। इस तरह सरकारें अपने लोगों के एकमात्र बाहरी प्रतिनिधि के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका खो देती हैं, जिससे वैधता का उनका दावा कमजोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय निगम MNC, विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियामक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक जैसे वित्तीय संगठनों जैसे वैश्विक अभिनेताओं ने ऐसे क्षेत्र बनाए हैं जो राष्ट्र राज्यों को प्रभावित करते हैं और संचालित करते हैं, उनके भीतर और बाहर दोनों। इससे यह सवाल उठता है कि क्या राष्ट्र राज्यों की वैधता और अधिकार खत्म हो गए हैं? इस मुद्दे पर अतिवादी विचारों ने राष्ट्र राज्यों को मृत घोषित कर दिया है। रोसेनो इस चरम स्थिति को नहीं अपनाता है, लेकिन तर्क देता है कि उद्योगवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जहां राष्ट्र राज्य वैश्विक संबंधों पर हावी थे, से उत्तर औद्योगिक और उत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के युग में बदलाव आया है, जहां राष्ट्र राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय निगमों और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलनों के साथ वैश्विक संबंध साझा करें, जिससे राज्य और इसकी स्थानीय जरूरतें वैश्विक ताकतों के अधीन हो जाएं। रॉबर्ट गिल्पिन का तर्क है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक अनुज्ञेय राजनीतिक व्यवस्था से उत्पन्न होती है, जो आधिपत्य वाले राष्ट्र राज्यों द्वारा शक्ति के प्रयोग के माध्यम से कनेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक स्थिरता पैदा करती है। इसलिए वैश्विक अंतर्संबंध का वर्तमान युग एक स्थिर और सुरक्षित विश्व व्यवस्था के अस्तित्व के कारण हासिल किया गया है, जिसमें आधिपत्यवादी उदार लोकतंत्र आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सैन्य शक्ति और वर्चस्व का उपयोग करते हैं। इसलिए गिल्पिन का प्राथमिक कारक एक राजनीतिक तर्क है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आधिपत्य शक्तियों के उत्थान और पतन और एक सुरक्षित विश्व व्यवस्था के अस्तित्व पर निर्भर करता है, जो राजनीतिक संतुलन पैदा करता है। चिंतन और कार्य 28.02। क्या आपको लगता है कि भारत में हो रही वैश्वीकरण की प्रक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक प्रकृति की है? भारत में वैश्वीकरण की प्रकृति पर एक पृष्ठ की रिपोर्ट लिखें। आपको किसी एक या दूसरे दृष्टिकोण को चुनने के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण देना होगा। अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ साथ अपने अकादमिक परामर्शदाता के साथ अपने नोट पर चर्चा करें। भारत में वैश्वीकरण की प्रकृति। वैश्वीकरण विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते अंतर्संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया का 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद से भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
यह आकलन करना कि ये प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की जांच करना शामिल है। भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू। आर्थिक वृद्धि और विकास। भारत में वैश्वीकरण के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक इसका आर्थिक विकास में योगदान रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण नीतियों ने भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। पूंजी और प्रौद्योगिकी के इस प्रवाह ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से IT, सेवाओं और विनिर्माण के तेजी से औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण को जन्म दिया है। रोजगार के अवसर। वैश्विक बाजार के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के एकीकरण ने रोजगार के कई अवसर पैदा किए हैं, खासकर IT और सेवा उद्योगों में। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर सॉफ्टवेयर विकास और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) के वैश्विक केंद्र बन गए हैं, जो विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं और लाखों भारतीयों के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं। तकनीकी उन्नति। वैश्वीकरण ने भारत में उन्नत प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है। इससे कृषि से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और नवाचार में वृद्धि हुई है, जिससे कई भारतीयों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जीवन स्तर में सुधार। वैश्वीकरण के आर्थिक लाभों ने आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जीवन स्तर को बेहतर बना दिया है। बढ़ी हुई आय, बेहतर बुनियादी ढांचे और वस्तुओं और सेवाओं तक अधिक पहुंच ने शहरी और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक जागरूकता। मीडिया, यात्रा और शिक्षा के माध्यम से वैश्विक संस्कृतियों के संपर्क ने कई भारतीयों के क्षितिज को व्यापक बनाया है। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने विविध दृष्टिकोणों की बेहतर समझ और सराहना को बढ़ावा दिया है, जिससे एक अधिक महानगरीय समाज में योगदान मिला है। भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू। आर्थिक असमानता। आर्थिक विकास के बावजूद वैश्वीकरण ने आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ा दिया है। वैश्वीकरण के लाभ असमान रूप से वितरित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों और कुछ क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों और पारंपरिक उद्योगों की तुलना में अधिक लाभ मिल रहा है। इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है। सांस्कृतिक क्षरण। वैश्विक सांस्कृतिक प्रभावों के प्रवाह के कारण कभी-कभी पारंपरिक भारतीय मूल्यों और जीवन शैली का क्षरण हुआ है। इस बात पर चिंता बढ़ रही है कि पश्चिमीकरण स्वदेशी संस्कृतियों पर हावी हो रहा है, जिससे कुछ समुदायों की सांस्कृतिक पहचान खत्म हो रही है। पर्यावरणीय क्षरण। वैश्वीकरण द्वारा संचालित तीव्र औद्योगिकरण के कारण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लागतें आई हैं। बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का बढ़ता एकीकरण इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और आर्थिक मंदी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। वैश्विक वित्तीय संकटों का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे रोजगार और विकास प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयाम हैं। हालांकि इसने आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और जीवन स्तर में सुधार में निर्विवाद रूप से योगदान दिया है, इसने अधिक आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों को भी जन्म दिया है। कुल मिलाकर भारत में वैश्वीकरण की प्रकृति को सकारात्मक रूप में देखा जा सकता है यदि इसे समावेशी विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य वाली नीतियों के साथ बुद्धिमानी से प्रबंधित किया जाए। यह सुनिश्चित करना कि वैश्वीकरण के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे और इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जाए, भारत के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा।
साथ ही छात्रों और अकादमिक परामर्शदाताओं के साथ इन बिंदुओं पर चर्चा करने से भारत में वैश्वीकरण की जटिल प्रकृति में विविध दृष्टिकोण और गहरी अंतर्दृष्टि मिल सकती है। 28.6 निष्कर्ष। वैश्वीकरण का अनुभव उत्साह और निराशा दोनों की मिश्रित भावनाएं लाता है। वैश्वीकरण के पक्ष में उतने ही तर्क हैं जितने इसके विरोध में हैं। वैश्वीकरण विरोधी समूह, एक शब्द जिसे मीडिया पसंद करता है, में कई कार्यकर्ता और सार्वजनिक हित समूह शामिल हैं, जो आवश्यक रूप से वैश्वीकरण का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि वैश्वीकरण न्याय की मांग करते हैं, जैसा कि नोम चॉम्स्की, वैश्वीकरण नीतियों के प्रमुख आलोचकों में से एक हैं, कहते हैं। हमने विभिन्न वैचारिक स्थिति प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिससे वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं पर तर्क दिया जाता है। हमने वैश्वीकरण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें हमने विभिन्न वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है जो सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और नेतृत्व करते हैं। एक सतत प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण साहित्य का लगातार विस्तार हो रहा है और इसमें संशोधन और नए दृष्टिकोण लगातार सामने लाए जा रहे हैं।